आदरणीय भाइयों बहनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की शतरंज के खिलाड़ी भाग 2। मिर्जा साहब बोले, खैर ये तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा। मीर साहब बोले, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। मिर्जा बोले, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा। जब घर पर बैठा रहता था तब तो वो इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा ना छोड़ेंगी। मीर साहब बोले, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वो उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना ना करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती, उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे घर में, कोई आए कोई जाए उनसे कुछ मतलब ना था। अब 8 पहर की धौंस हो गई, कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वह बेगम साहिबा से जा जाकर कहते, हजूर मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई, दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। ये भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम कर दी। घड़ी यार घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल खेलना बहुत है। खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं, हजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। मगर ये खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है, यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं, अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है। मगर क्या करें, इस पर बेगम साहिबा कहती, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वो किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी जो 2-4 पुराने जमाने के लोग थे आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं, जब हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही आप ही है। ये बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी, आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था, प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला ना था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची जाती थी और वो बेस्याओं में भांडों में विलासता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था, कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूलना होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासता के नशे में चूर थे, किसी के कानों पर जूं ना रेंगती थी। खैर मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झौड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती, मिर्जा जी रूठकर अपने घर चले जाते,
मीर साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। ये क्या बड़ा सिर पर आई, ये तलबी किस लिए हुई है? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए, नौकरों से बोले कह दो घर में नहीं है। सवार बोला घर में नहीं तो कहाँ है? नौकर बोला ये मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार बोला काम तुझे क्या बताऊंगा, हुजूर में तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार हैं कि दिल लगी मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर बोला अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार कहने की बात नहीं है, ऐसा बोला। मैं कल खुद आऊंगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले कहिए जनाब अब क्या होगा? मिर्जा साहब बोले बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी भी ना हो। मीर साहब बोले कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा जी ने कहा आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर साहब ने कहा बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहां किसे खबर होगी, हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मिर्जा साहब बोले वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तदबीर ही नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी तुमने खूब धत्ता बताया। उसने जवाब दिया ऐसे गवादियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंज ने चल ली, अब भूल कर भी घर पर ना रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलौरियां भरे गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब असाफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू चिलम और मदरियां ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का बार शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र ना रहती थी। किस्त सा आदिदो एक शब्द के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई जोगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल ना रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र ना थी। वह घर से आते तो गलियों में होकर डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह ना पड़ जाए तो बेगार में पकड़े जाएं। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वो गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा साहब बोले आने दीजिए,
किस्त बचाइए ये किस्त। मीर जी ने कहा जरा देखना चाहिए, यही आड़ में खड़े हो जाएं। मिर्जा साहब बोले देख लीजिएगा, जल्दी क्या है फिर किस्त। मीर साहब ने कहा तो खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के से मुंह, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा साहब ने कहा जनाब हीले ना कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा ये किस्त। मीर साहब ने कहा आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त ही सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर गिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा साहब बोले जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, ये किस्त बस अब की सह में मात है। फौज निकल गई, 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा साहब बोले आज खाने की कैसी ठहरेगी। मीर साहब ने कहा अजी आज तो रोजा है, क्या आपको ज्यादा भूख मालूम होती है। मिर्जा जी ने कहा जी नहीं, शहर में ना जाने क्या हो रहा है। मीर साहब बोले शहर में कुछ ना कुछ हो रहा होगा, लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में ना कोई हलचल थी, ना मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना ना हुई होगी। ये वो अहिंसा ना थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं, ये वो कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। ये राजनीतिक अंधा पतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर जी बोले होगा, ये लीजिए साहब। मिर्जा साहब ने कहा जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर साहब बोले रोया ही चाहे, ये ऐश वहां कहाँ नसीब होगा, ये किस्त। मिर्जा साहब ने कहा किसी के दिन बराबर नहीं होते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर साहब बोले हाँ सो तो है ही, ये लो फिर किस्त, बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा ने कहा खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता, हाय गरीब वाजिद अली साहब। मीर साहब बोले पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा, ये किस्त और ये मात लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें, लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपने हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वो हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रही थी। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबा बीले आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा ना था। वो बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक ना एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी
खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजलें गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा जी सुन झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। पर ज्यों-ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकला जाता था, यहाँ तक कि वो बात बात पर झुंझलाने लगे, जनाब आप चाल बदला ना कीजिए। ये क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। ये आप मोहरे पर हाथ क्यों रखते हैं? मोहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल ना सूझे मोहरा छुइए ही नहीं। आप एक एक चाल आधे घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था, बोले मैंने चाल चली कब थी? मिर्जा साहब बोले आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर साहब ने कहा उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था? मिर्जा साहब बोले मोहरा आप कयामत तक ना छोड़ें तो क्या चाल ही ना होगी। फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर साहब बोले धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा साहब बोले तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मीर साहब बोले मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्जा साहब ने कहा तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। मीर साहब बोले वहां क्यों रखूं? नहीं रखता। मिर्जा साहब बोले क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी, दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। ना ये दबता था ना वो। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते, वह तो हमेशा घास छीला किए। आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज है, जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता। मीर साहब बोले क्या घास आपके अब्बाजान छीलते होंगे? यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्जा साहब बोले अजी जाइए भी। गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई। आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल्लगी नहीं है। मीर साहब ने कहा क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिक लगाते हो? वही बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्जा ने कहा अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ चढ़ कर बात ना कर। मीर साहब बोले जवान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली। ये है हौसला। मिर्जा आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं? ऐसा बोले तो फिर आइए आज 2-2 हाथ हो जाएं, इधर या उधर। मीर साहब बोले तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार तेज कब्ज कटार वगैरह बांधते थे। दोनों बिलासी थे पर कायर ना थे। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाजें आई। दोनों जख्म खा कर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू ना निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे।
चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थीं। सादर प्रणाम।